जब ये किताब मैं लिख रहा था तो मेरी भी कोशिश हुई कि ओपनर्स को सलामी बल्लेबाज क्यों कहा जाता है, इसको देखा जाए। क्रिकेट के इतिहास में 150 साल के तकरीबन पहला शतक जिस खिलाड़ी के नाम दर्ज है वो एक ओपनर बल्लेबाज था। ओपनर्स पर उस तरह से एक मुकम्मल काम जो है हुआ नहीं था कि आप एक किताब उठाएं और आपको उस किताब में इतना कुछ मिल जाए ओपनिंग को लेकर। वर्ल्ड क्रिकेट की, भारत की बात नहीं है यहाँ पर, सिर्फ यहाँ मैं वर्ल्ड क्रिकेट के 150 साल के इतिहास की बात कर रहा हूँ। तो एक तरीके से एक मुकम्मल किताब बन गई जिसमें अब आप उठाएंगे तो आपको वो जो पहला टेस्ट मैच खेला गया जिसमें पहली बार ओपनर ने शतक लगाया से लेके और आपको उस 2024 T20 वर्ल्ड कप के विराट कोहली के फाइनल के उस इनिंग का भी जिक्र मिल जाएगा एज एन ओपनर जिसकी बदौलत हम वर्ल्ड चैंपियन बने। मैंने दो लोग को ये किताब समर्पित की है, वही दो लोग हैं। सचिन तेंदुलकर 100 शतक लगाएंगे, ये बात सचिन तेंदुलकर ने कभी सोची तक नहीं। ये कहा किसने सबसे पहले? क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जुनून है और इस जुनून को समझने, परखने और उसे कलम के जरिए लोगों तक पहुंचाने वाले शख्स हैं शिवेंद्र कुमार सिंह। 2 दशक से भी ज्यादा समय तक भारतीय क्रिकेट टीम के साथ सफर, कई वर्ल्ड कप और ओलंपिक की कवरेज, क्रिकेट के अनसुने किस्सों से लेकर पाकिस्तान की दिलचस्प यात्राओं तक की दास्तान। इनकी कहानियों में खेल, राजनीति, समाज और संस्कृति सब झलकता है। ओपनर्स गेंद को छोड़ने और तोड़ने वाले 25 महान सलामी बल्लेबाजों की कहानी है। जेफरी बाइकोट से लेकर सहवाग तक, जयसूर्या से लेकर गांगुली तक, और इस शानदार किताब के पीछे है एक लाजवाब किस्सा गो जिनकी जबान में भी जादू है और कलम में भी। आज हम जानेंगे क्रिकेट के उन सूरमाओं के बारे में जो मैदान पर सिर्फ बल्ले से नहीं बल्कि हौसले से भी खेलते थे। मेरे साथ DNN 24 के स्टूडियो में मौजूद हैं एक अजीम तरीन शख्सियत, पत्रकार, लेखक और शानदार किस्सा गो शिवेंद्र कुमार सिंह। सर, आपका DNN 24 में बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया सबूर। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा हूँ और आपने इतनी सारी पदवियां दे दी, लेखक, पत्रकार, तो लग रहा है कि हाँ चलिए 25 साल काम किया है तो कुछ चीजें मतलब कुछ चीजें अर्जित की हैं, कुछ चीजें अर्न की हैं, ऐसा कहा जा सकता है। सर, हमारे दर्शकों को अपने करियर के बारे में बताइए, कैसी एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है? आप इलाहाबाद में पैदा हुआ और ग्रेजुएशन किया है, वहां से बीकॉम किया है। लेकिन जब मेरे साथ के तमाम दोस्त बीकॉम के बाद MBA की तरफ अग्रसर हुए तो मुझे लिखने का शौक चढ़ चुका था और मेरा पहला लेख जो छपा था वो जब मैं 10वीं कक्षा में था 1993 में, तब छपा था। तो जाहिर है अखबार में जब पहली बार अपना नाम देखा तो बड़ा अच्छा लगा, वो सबको अच्छा लगता होगा मेरे ख्याल से, और वहीं से था कि कुछ करना है। और फिर हम जिस शहर में है उस शहर में अगर आप उस दौर को याद करेंगे तो एक से बढ़कर एक लेखक हुआ करते थे और उन लेखकों के साथ कुछ ऐसे संयोग बने, मुलाकातें हो गई। फिर मुलाकात के बाद उसमें से कुछ लोग का बड़ा स्नेह रहा। अगर खास तौर पर बात की जाए रविंद्र कालिया जी की, जो अब नहीं है, लेकिन रवीन जी, उसके बाद उनकी पत्नी जो बहुत ही बड़ी लेखिका है ममता जी, एकदम पिता और माता की तरह उन लोगों ने प्रेम दिया, स्नेह दिया। तो कुछ लिखने पढ़ने का शौक था तो बाकी दोस्त MBA की तरफ गए, मैं जर्नलिज्म की तरफ आ गया। जर्नलिज्म में यहाँ से कोर्स किया दिल्ली में ही, फिर इलाहाबाद में अमर उजाला में 1 साल नौकरी की, फिर जी न्यूज में मौका मिला काम करने का। आपके अगले सवाल को शायद मैं समझते हुए कि क्रिकेट कहाँ से आया, तो वो 2003 वर्ल्ड कप का साल था जब ये तय हुआ। और 2003 वर्ल्ड कप इसलिए बहुत क्रूशियल या बहुत इंपॉर्टेंट है टीवी की हिस्ट्री में। 2003 वर्ल्ड कप में ही आप देखेंगे चैनल्स आए, मतलब चैनल्स पीक पर आए, उससे पहले चैनल्स गिने चुने चैनल्स थे। और 2003 वर्ल्ड कप अच्छी तरह से कवर किया गया, रिपोर्टर्स भेजे गए पहली बार। 2003 में ही क्रिकेट की कवरेज उस मुकाम पर पहुंची जहां एक्सपर्ट्स का आना शुरू हुआ, बड़े बड़े क्रिकेटर्स हमारे स्टूडियो में आए, उन्होंने अपनी राय रखी। 2003 ही वो साल है जब भारतीय टीम फाइनल तक का सफर तय करती है सौरव गांगुली कप्तानी में। तो वो क्रिकेट जो बूम पर आया उसको फैंस ने या उसको दर्शकों ने भी उस तरह से पचाया। तो जो भूख क्रिकेट की एक समय आपने देखा आप लोग की जनरेशन में जो बहुत बढ़ चुकी थी, और फिर ये कहा जाने लगा कि साहब सिनेमा, क्राइम और क्रिकेट, ये 3 चीजें ही हैं जो दरअसल टेलीविजन चैनल्स को या मीडिया इंडस्ट्री को चला रही है। क्रिकेट उसका एक इंपॉर्टेंट पिलर था, तो वहां से क्रिकेट का सफर शुरू हो गया। आज देखिए 2 दशक का समय निकल गया। बिल्कुल, जैसे आपने जिक्र किया लेखन और पत्रकारिता से अपने करियर की शुरुआत की, फिर क्रिकेट की दुनिया में आना हुआ। बिल्कुल, ये बचपन से क्रिकेट का जुनून था या कोई इत्तेफाक था?
आप दोनों का मिक्स कह सकते हैं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मुझे अपने मोहल्ले की टीम में भी नहीं खिलाया जाता था। मतलब 11th 12th मैन जो होता है ना, वो कई बार मैं 12th मैन रहा, और मेरे जो बड़े जिगरी दोस्त हैं इलाहाबाद में, जिस मोहल्ले से मैं आता हूँ, वहाँ के जो कुछ मेरे दोस्त हैं जो अच्छे क्रिकेटर्स थे, मतलब उसमें से जो टीम के हमारे ओपनर्स थे, हमारी मोहल्ले की टीम का नाम था पैंथर्स, मुझे अभी भी याद है। लेकिन उस टीम में मैं कभी खेल नहीं पाया, और मैंने बहुत गिने चुने मैच खेले भी, तो संभवतः शायद मेरा फील्डिंग बड़ा मजबूत पक्ष था। बैटिंग बैटिंग मुझे कमी होती थी, थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेता था, फील्डिंग अच्छी करता था, पॉइंट पर फील्डिंग करता था, ये अभी भी मुझे याद है। लेकिन मेरे दोस्त, मुझे ये याद है कि अब भी मजाक बनाते हैं। मेरे एक मित्र हैं सुधांशु वाचस्पति, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो वो जब भी मेरी कोई नई किताब आती है क्रिकेट पर, या जब मैं क्रिकेट का कोई कवरेज कर रहा हूँ, या किसी दुनिया के किसी कोने में क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, तो फोन करके कहते जरूर है कि तुमको याद है, तुमको हम लोग अपनी टीम में भी नहीं खिलाते थे। तो वो शौक था खेलने का, लेकिन उस तरह से कह लीजिए पागलपन नहीं था। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं पागल था क्रिकेट के लिए। मैं देखता था मेरे मोहल्ले के लड़के चोरी चोरी जाते थे क्रिकेट खेलने उस वक्त, और पिटाइयां होती थी, क्योंकि ये नैरेटिव तब भी था कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब। तो वो पिटते थे, डांट खाते थे, लेकिन वो खेलते थे क्रिकेट। मैं थोड़ा सा, आप कह सकते हैं, इस मामले में संतुलित था कि उतना ही खेलता था जिसमें डांट ना पड़े, बच जाए। तो हाँ, क्रेज बहुत था। क्रिकेट के अलावा मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद था। तो वो कह सकते हैं आपकी चीजें थी, कहीं ना कहीं वो डीएनए में थी अपने अंदर, और उसको शायद मैं जो खेल कर नहीं निकाल पाया, जब मैं अपने प्रोफेशनल करियर में आया और मुझे जब क्रिकेट रिपोर्टिंग का मौका मिला, फिर जब मैं दुनिया भर में घूमा मैं, तो फिर मैंने उस क्रिकेट को जितना ज्यादा जिया है, उतना एक खिलाड़ी के तौर पर शायद नहीं जिया, लेकिन हाँ, एक जर्नलिस्ट के तौर पर बहुत जिया है क्रिकेट को। आपने अभी 2 दशक का जिक्र किया, तो मैं पूछना चाहूंगा, आपने भारतीय क्रिकेट टीम के साथ कई ओलंपिक और वर्ल्ड कप कवर किए जी। कोई ऐसा यादगार किस्सा जो आपको ये जहन में याद आ रहा हो? पहला ही टूर बहुत इंपॉर्टेंट मेरा था। भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे पर जा रही थी, और वो दौरा 14 साल बाद भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे पर गई थी। 2004 की बात है। वो मेरा पहला विदेश दौरा था, और मतलब आप 2 दशक के किस्से पूछेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत लंबा समय आ जाएगा, लेकिन वो दौरा बड़ा खास था, क्योंकि हम जो सोच कर गए थे पाकिस्तान वैसा नहीं था। हमें लगता था कि शायद पाकिस्तान मतलब एक बहुत ही अजूबा होगा, लेकिन ऐसा लगा कि शायद नहीं। वाकई जो हम कहते हैं ना कि हमारा ये हिस्सा है, वो भले ही बंटवारा हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वैसे ही लोग, वैसी ही जुबान, वैसा ही खान पान, यहाँ तक की गालियां, मतलब गालियां एक जैसी हैं जब दोनों देशों की। तो कुल मिला जुलाकर बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा। लगता है कि शायद हाँ, जीवन में इतनी सीरीज कवर कर ली, 35-40 विदेश दौरे कर लिए, लेकिन वो दौरा बड़ा खास था। उस दौरे में हर एक चीज बहुत खास थी। किस तरह से हम लोगों ने मुश्किलात थी, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा थी। मतलब हम लोग अपने घरों से, होटल से जब निकलते थे, ऐसा लगता था कि जैसे कि पूरा का पूरा शहर आपके ऊपर निगरानी रख रहा है, क्योंकि बहुत साल बाद सब कुछ हो रहा था। लेकिन हाँ, जो अवाम है, जो वहां का आम आदमी है, वो इतनी मोहब्बत करने वाला है। समझ में आया कि हम शायद अगर अब आगे अपनी जनरेशन को पाकिस्तान के बारे में कुछ बताएं, तो हमें बताना चाहिए कि पाकिस्तान को आपको अगर समझना है तो 3 हिस्सों में समझिए। एक वहां की जो सेना है, वो एक हिस्सा है, दूसरा वहां के जो नेता है, वो हिस्सा है, और तीसरा वहां का जो अवाम है। मुझे लगता है उतना मोहब्बत करने वाला, उतना प्यार करने वाला, वो जैसे आप अपने बड़े भाई से मिलें तो आपके अंदर जो फीलिंग आती है, वैसी फीलिंग है। वो हमसे मिलते हैं तो उनको लगता है कि हमारे बड़े भाई के घर से आ रहा है। और हाँ, ठीक है, बहुत सारी बुरे अनुभव भी हैं पाकिस्तान को लेकर, लेकिन अवाम, मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से दोहरा रहा हूँ, कि जब आप अवाम की बात करेंगे, बड़े मोहब्बती लोग हैं। मतलब उतना प्यार मुझे दुनिया में किसी और देश में जाकर क्रिकेट कवर करने में नहीं मिला। पाकिस्तान में 4 बार गया उसके बाद, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर कभी क्रिकेट के रिश्ते बहाल होंगे तो मैं फिर से जाना चाहूंगा पाकिस्तान। अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, एक तरह से कह सकते हैं। बिल्कुल। सर, ओपनर्स को सलामी बल्लेबाज क्यों कहा जाता है? ये सिर्फ रिवायत है या इसके पीछे कोई कहानी है? नहीं, कहानी तो नहीं है। जब ये किताब में लिख रहा था तो मेरी भी कोशिश हुई कि ओपनर्स को सलामी बल्लेबाज क्यों कहा जाता है, इसको देखा जाए। तो एक तो यही समझ में आया कि एक रवायत है भाई। आप मैदान में गए और पूरी टीम सामने से आ रही है, आप किसी से मिलते हैं, सलाम करते हैं उसको, तो दुआ सलाम जैसे होती है, तो दुआ सलाम जैसा था। अगर आप विशुद्ध हिंदी में आ जाए तो बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं, उद्घाटक कहना चाहिए। अंग्रेजी में तो खैर ओपनर्स कहते ही, अंग्रेजों का खेल है। अब आप फाइन लेग को फाइन लेग ही कहेंगे, पॉइंट को पॉइंट ही कहेंगे। आज भी आप हिंदी कमेंट्री में आपने देखा होगा कि लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ या मिड विकेट या पॉइंट जैसा मैंने कहा, या फाइन लेग जैसा मैंने कहा, या शॉर्ट कवर हो गया, सीरी पॉइंट हो गया,
ये फील्डिंग की वो पोजीशंस है जिनका नाम अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी में ही है। तो वैसे ही ओपनर्स शब्द तो अंग्रेजी का था, लेकिन जब हिंदी कमेंट्री में क्रिकेट बहुत लोकप्रिय होता गया, लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, तो किसी ने कहा साहब चलो इसको सलामी बल्लेबाज कहते हैं, किसी ने कहा उद्घाटक बल्लेबाज कहते हैं, किसी ने कहा प्रारंभिक बल्लेबाज कहते हैं। लेकिन किसी भी शब्द की स्वीकार्यता सबसे ज्यादा आवाम में, आम लोगों में जो होती है वो सलामी बल्लेबाज हुई। तो इसलिए सलामी बल्लेबाज जो है नाम पड़ गया, जो बहुत पॉपुलर हो गया। प्रभाष ही थे जो जनसत्ता के संपादक थे और साथ ही साथ बहुत मतलब जबरदस्त स्पोर्ट्स पर लिखते थे, क्रिकेट पर। वो कई ऐसे शब्द लेकर आए, वो छकड़ी कहते थे छक्के को, गोलंदाज कहते थे। तो वैसे ही किसी ने ये शब्द गढ़ा सलामी बल्लेबाज, और शब्द लोगों को पच गया, तो इसीलिए चल गया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपकी हाल ही में किताब आई है ओपनर्स, गेंद तोड़ने और छोड़ने वाले सलामी बल्लेबाजों की कहानी, और शानदार। सर कैसे ख्याल आया इस किताब को लिखने के लिए, और टाइटल बहुत यूनिक है। ख्याल सबूर ऐसे आया कि हम बैठे हुए थे, बात कर रहे थे कि लगभग ऐसे ही कुछ अपने क्रिकेट वाले ही दोस्त यार थे। दिमाग में आया कि यार 150 साल की हिस्ट्री हो गई क्रिकेट की, और ओपनर्स पर इस तरह का कोई काम एक जगह नहीं मिलेगा आपको। आपको एक महान ओपनर पर अलग से एक किताब तो मिल जाएगी, कई महान खिलाड़ियों पर अलग से किताबें मिल जाएंगी, लेकिन अगर मुझे पूरे इस 150 साल की हिस्ट्री में, 150 साल की हिस्ट्री में अगर ओपनर्स निकालने हो कि भाई कौन से ऐसे खिलाड़ी थे, 100 थे, 150 थे, 200 थे, 500 थे, या 50 थे, या 20 थे, लेकिन वो कौन से खिलाड़ी थे जिन्होंने इस खेल में ओपनिंग को इतना अहमियत दिलाई, इतनी इंपॉर्टेंस दिलाई कि पूरा का पूरा क्रिकेट का जो खेल है, उस खेल में ओपनर्स को लेके एक अलग तरह से कप्तान सोचने लगे, या ओपनर्स को लेके एक अलग तरह से सेलेक्टर्स सोचने लगे। तो समझ में आया कि इस विषय पर काम किया जा सकता है। और आग में घी डालने का काम जो है वो दो चीजों से हुआ, चूंकि आपने पूछा कैसे दिमाग में आया। एक तो आग में घी डालने का काम किया अभिषेक शर्मा ने, जिस तरह से आईपीएल में वो खेले पिछले सीजन में, मतलब ऐसा लगा कि शायद रन बनाने का रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि मैं ही बनाऊंगा और मैं ही अगले मैच में उसको तोड़ दूंगा। तो वो जो थॉट प्रोसेस आया वहां से। और दूसरा मुझे लगता है 2024 T20 का जो वर्ल्ड कप था, उस वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने जो बल्लेबाजी की फाइनल में, मतलब विराट कोहली ओपनर नहीं है, वो मेकशिफ्ट ओपनर है, कभी कभार उन्होंने ओपनिंग की है। उस टूर्नामेंट में उनको ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई, और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, जिस मैच्योरिटी के साथ बल्लेबाजी की, मैं बार बार ये सोचता हूं कि उनके ऊपर उस समय, अगर उस समय आप जाएंगे तो याद करेंगे कि उस समय विराट कोहली पर यह आरोप लगना शुरू हो चुका था कि धीमी बल्लेबाजी करते हैं, और T20 फॉर्मेट के लिहाज से तो बहुत धीमी बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि T20 में हम लोग ये कहते हैं कि 150 प्लस का स्ट्राइक रेट जो है, यानी 100 गेंद पर 150 रन अगर आप बना रहे हैं तब तो आप टीम के काम के हैं, वरना अगर आप 100 गेंद पर 120 रन बना रहे हैं या 100 गेंद पर आप 115 रन बना रहे हैं, तो आपकी बल्लेबाजी से आपके रन तो बनेंगे, लेकिन वो टीम की जीत के काम नहीं आएंगे। विराट कोहली उस प्रेशर के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, एक तरफ से विकेट गिर रहा था, उनको भी मन में आया होगा कि यार अगर हम हार गए, आपके मैच का नतीजा आज हमारे सामने है, तो आप जानते हैं कि जीत गया था इंडिया, लेकिन उस वक्त नतीजा विराट कोहली के पास नहीं था। विराट कोहली के जहन में ये रहा होगा कि अगर हम हार गए तो सबसे ज्यादा उंगलियां मेरी इस बल्लेबाजी के अंदाज पर उठेगी कि भैया किस हिसाब से खेल रहे थे, क्या भूल गए थे T20 का फॉर्मेट है, क्यों नहीं तुमने चौके छक्के लगाए। लेकिन उन्होंने वहां पर अपने जीवन का जो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस था, तजुर्बा था, अनुभव था, जो आप कहीं से खरीद के नहीं लाते, वो उन्होंने लगाया। रहे वो अंत तक, उन्होंने बल्लेबाजी की पूरी सीरीज में, मुझे याद है 75 रन थे उनके कुल, नहीं रन बन रहे थे उससे, लेकिन वहां पर उन्होंने रन किए और वो रन टीम की जीत के काम आए। वो फाइनल में मैन ऑफ द मैच बने। 18वां ओवर, 19वां ओवर और 20वां ओवर भारत की गेंदबाजी, सूर्य कुमार यादव का वो करिश्माई कैच और विराट कोहली की बल्लेबाजी, उसकी बदौलत आप बने वर्ल्ड चैंपियन T20 फॉर्मेट में, वरना आप नहीं बनते। तो मुझे लगा कि कैसे एक ओपनर अपनी टीम के लिए सारे हमलों को झेलते हुए, सारी चुनौतियों को झेलते हुए, सारी दिक्कतों को झेलते हुए रास्ते बनाता है जीत के लिए, रास्ते तलाशता है जीत के लिए, बुनियाद खड़ी करता है, वो काम उस दिन विराट कोहली ने किया। तो मुझे लगा कि विषय बड़ा दिल को पसंद आया, लगा कि हाँ एक्सप्रेस कर सकता हूँ इसमें लिख सकता हूँ। और अननोन टेरिटरी है, आप जब जाते हैं ना हेलमेट पहन के और ऊपर एक बार भगवान को देखते हैं, अपने पेरेंट्स अगर आपके नहीं है, पेरेंट्स को याद करते हैं, और फिर एक सूरज की रोशनी देखते हैं, और फिर आप जाते हैं उस रोप के अंदर जहां से मैच शुरू होता है, आपको कुछ नहीं पता होता, बॉल कितना स्विंग कर रहा है, बॉल कितना सीम कर रहा है,
जो विरोधी टीम है उसका जो बॉलर है वो क्या सोच के आ रहा है, लेकिन आप अपनी टीम के लिए वो पहली बॉल का सामना करने जाते हैं। तो वो जो चुनौती है उस चुनौती को इस किताब में समेटने की कोशिश की, और फिर उस चुनौती के जो स्टार रहे जिन्होंने साल दर साल इस चुनौती को ना सिर्फ झेला बल्कि उसका बहादुरी से सामना किया, तमाम कीर्तिमान स्थापित किए, अपनी टीमों को जीत दिलाई। तो कुल मिला-जुला कर ये लगा कि चलो इसको एक सिलसिलेवार तरीके से लिखते हैं, प्रयास किया है, आप लोग के सामने है। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रयास है। और मैं जब पढ़ रहा था, एक दिलचस्प कहानी जिसको कहते हैं वो बयां करने जोड़ने वाली कहानी है एक तरह से कहना। आपने अभी 2024 T20 वर्ल्ड कप विराट कोहली का जिक्र किया और आपने उसको अहमियत भी अपनी किताब में ज्यादा दी गई। बिल्कुल। क्या आपको लगता है विराट कोहली ने ओपनर्स की परिभाषा बदल दी? नहीं, परिभाषा बंदी मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि उनको जिस दिन वो जिम्मेदारी दी गई वो पीछे नहीं हटे। देखिए क्या होता है कि आप मान लेते हैं आप बहुत अच्छी चाय बनाते हैं और आपसे किसी दिन किसी ने कहा कहवा बना दो, आप तो कहेंगे साहब मैं तो बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ लेकिन कहवा तो मैंने नहीं बनाया है, कहवा बनाया है 2-4 बार बनाया है, कहवा मेरा एक्सपर्टीज नहीं है। लेकिन टीम गेम क्या होता है, आपसे कहा गया कि कहवा बनाना है तो आपने कहा ठीक है आज मैं अपनी बेस्ट एबिलिटी से कहवा बना के पिलाऊंगा आपको। मेरे पिताजी मुझसे कहते थे कि जब उन्होंने देखा ना कि ये इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब 10वीं में मैं साइंस का स्टूडेंट था, फिर मुझे 12th के बाद डॉक्टर बनने का बड़ा वो था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। बचपन में जब छोटे हमारे यहाँ बच्चों से पूछा था ना बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, तो मैं कहता था डॉक्टर बनूंगा। तो पिताजी चाहते थे कि डॉक्टर बने, फिर उन्होंने देखा कि डॉक्टर भी नहीं बन रहा है तो बीकॉम करने चला गया। तो फिर उन्होंने मुझसे एक दिन एक बात कही कि बेटा जो भी करना ना पूरे पूरे मन से करना, पूरे दिल से करना। किसी ने झाड़ू भी लगाना ना अपने घर में तो ये सोच के लगाना कि मुझसे अच्छी झाड़ू भी कोई नहीं लगा सकता है। तो फिर जहन में यही बात रही मेरे, और ये बात रही, इसको मैं जोड़ रहा हूँ विराट कोहली को मिली उस जिम्मेदारी से। जिस दिन विराट कोहली को कहा गया कि आपको ओपनिंग करनी है, उस दिन विराट कोहली ने कहा ठीक है आज ये काम मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, मैं इस विश्वास के साथ जाऊंगा कि मैं ये काम करूंगा और मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। मैं शाहरुख खान कहते हैं ना कि मैं रोज सुबह सो के उठता हूँ तो मुझे पता है कि मैं सबसे अच्छा अभिनेता नहीं हूँ, लेकिन मैं रोज अपने आप से सुबह उठ के कहता हूँ कि मैं सबसे अच्छा अभिनेता हूँ। तभी तो मैं अपनी पहले मैं तो भरोसा करता हूँ कि मैं हूँ सबसे अच्छा अभिनेता, तब तो मैं दूसरे को विश्वास दिलाऊंगा। तो उस दिन विराट कोहली ने परिभाषा नहीं बदली, लेकिन विराट कोहली ने ये कहा कि हाँ अगर आपको टीम की जरूरत के हिसाब से आपके रोल को बदला जाए तो आपके हाथ पांव ना फूलें, आप उस बदले हुए रोल की चुनौतियों को स्वीकार करें और अपनी बेस्ट एबिलिटी से आपको ईश्वर ने जो काबिलियत दी है उस काबिलियत से जाकर उस नए रोल से या बदले गए रोल के साथ पूरा न्याय करें और टीम के काम आए। आप जो भी करें वो आपकी टीम के काम आए। इसी परिभाषा के तहत उन्होंने काम किया और देखिए नतीजा आज आपके सामने है। अगर मैं इस बुक की भूमिका पर नजर डालूं तो सचिन तेंदुलकर ने इसकी भूमिका लिखी है और आपने 25 महान सलामी बल्लेबाजों का जिक्र भी किया है, उसके बारे में बताइएगा। असल में सब वो दो चीजें थी। पहले अगर सचिन पर बात कर ले, हमारी जनरेशन के तो लिए मतलब भगवान ही कह दिया गया उनको, हालांकि वो हमेशा कहते रहे कि मुझे भगवान ना कहा जाए, लेकिन सबने देखा किस तरह से सचिन तेंदुलकर इस खेल के कितने बड़े ब्रांड एम्बेसडर बने कि पूरा का पूरा स्टेडियम जो है उनके नाम पर भरने लगा। कितने रिकॉर्ड्स उन्होंने कायम किए, कितने भारत को गर्व के कितने मौके दिए, वो सब मतलब उस पर बात करने जाएंगे तो बहुत लंबा विषय है। लेकिन हाँ सचिन तेंदुलकर मुझे पर्सनली इसलिए बहुत पसंद रहे कि मुझे उनका डिसिप्लिन बहुत पसंद रहा, मुझे उनका वो हम्बल अप्रोच बहुत पसंद रहा। मैं देखता था कि सचिन तेंदुलकर मैदान से आ रहे हैं, उनके एक हाथ में हेलमेट है, उनके एक हाथ में बल्ला है, ग्लव्स है, लेकिन अगर कोई ऑटोग्राफ मांगने चला जाए, और ये तब की बात है जब वो अपनी कामयाबी के शिखर पे थे, ऐसा नहीं था कि वो नए खिलाड़ी थे कोई, तब भी वो रुक कर कहीं पर अपने बाहों के बीच में बल्ले को दबाकर, हेलमेट को दबाकर वो ऑटोग्राफ दिया करते थे। तो एक ऐसे खिलाड़ी को हमने देखा है, मतलब जिसको बचपन में भी देखा जब छोटे थे, मतलब छोटे थे इन द सेंस कि जब हम क्रिकेट कवर नहीं करते थे, एक क्रिकेट फैन के तौर पर देखा और फिर किस्मत से उनको कवर करने का मौका मिला। तो जब भी उनसे बातचीत हुई तो देखा किस तरह का उनका अप्रोच रहता है खेल को लेकर, किस तरह से वो बातचीत करते हैं, उनकी कई बातें कितनी ज्यादा मतलब बहुत ही मामूली सी लगने वाली बात की अगर आप मतलब निकालेंगे तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि कोई भी खिलाड़ी, बल्लेबाज जब मैदान के अंदर जाता है हर मैच में वो यही सोच के जाता है कि आज मैं शतक बनाऊंगा, लेकिन क्या वो हर मैच में बना पाता है? नहीं। हर गेंदबाज ये सोचकर जाता है कि आज तो जी 5 विकेट लूंगा, क्या हर मैच में ले पाता है? नहीं। तो मुझे समझ में आया कि हाँ सही बात है, जब हम हारने के बाद किसी की आलोचना करते हैं
तो हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि वो खिलाड़ी ये सोच के नहीं गया था कि वो हारने जा रहा है, वो तो ये सोच के गया था कि वो 100 रन करेगा या वो अपनी टीम के लिए 5 विकेट लेगा। ऐसा हर बार नहीं हो पाता, कई बार होता है, कई बार नहीं होता। तो वो वही वाली कहावत है कि यू विन सम यू लूज सम। तो ये तो हुई। फिर जब मैं ओपनर्स पर बात कर रहा था, मैं ओपनर्स पर कुछ लिख रहा था, तो मुझे लगा कि शायद वो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म सेट कर सकते हैं किताब की भूमिका के लिए। और उन्होंने जो बात कही, बड़ी अच्छी बात कही। अगर आप देखेंगे उनके स्टेटमेंट पे, उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें मैं कंसीडर करता था ओपनिंग करते जाते हुए। भाई, मेरी फॉर्म कैसी चल रही है, अपोजिशन टीम कौन सी है, मैदान कौन सा है, सीरीज कहां पर खड़ी हुई है, अपोजिशन टीम में बॉलर्स कैसे हैं। लेकिन इन सारी बातों से पहले मैं ये ध्यान रखता था कि मेरी टीम की जरूरत मुझसे क्या है। तो मुझे लगा कि ये होता है वो हुनर कि आपके अंदर सब कुछ है, लेकिन सबसे पहले जहन में क्या आता है, टीम आती है कि साहब मेरी टीम मुझसे क्या चाहती है। तो वो उन्होंने किया। बाकी जो आपने कहा कि 25 सलामी बल्लेबाज, सवाल ये था जो हमने शुरुआत में बात की कि भाई 150 साल के ओपनर्स को एक 200-250 पन्ने की किताब में आप कैसे समेटेंगे। तो कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ मार्क ऐसे किए गए। जैसे एक मार्क किया गया कि हम 1975 को एक इंपॉर्टेंट साल बनाते हैं, इसलिए क्योंकि 1975 में वनडे क्रिकेट आता है। वनडे क्रिकेट की पहले की जो ओपनिंग है, जो हम में से मेजोरिटी लोगों ने देखी नहीं, क्योंकि हम पैदा ही नहीं हुए थे, तो देखेंगे कहां से। लेकिन हाँ, उन खिलाड़ियों का योगदान है। उन खिलाड़ियों ने भाई जो पहला मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, जिसमें चार्ल्स बैनरमैन ने शतक लगाया, पहले बल्ले, पहला टेस्ट मैच ऑफिशियल, पहला बल्लेबाज जो शतक लगाता है वो कौन था, वो ओपनर था, वो और कोई नहीं था, वो ओपनर था। तो क्रिकेट के इतिहास में 150 साल के तकरीबन पहला शतक जिस खिलाड़ी के नाम दर्ज है वो एक ओपनर बल्लेबाज था। तो किताब को 2 हिस्सों में बांटा मोटे तौर पे, हिस्से तो और भी आगे हैं, लेकिन मोटे तौर पे 2 हिस्सों में बांटा। एक 1975 की पहले की क्रिकेट, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप चले, लेकिन एक एक दशक से चले। 70 से 80 का दशक, 80 से 90 का दशक, 90 से 2000 तक का दशक, 2010 से 2010 तक का जो वो था। और उस दशक में कैसे क्रिकेट बदला। हर दशक में 2 वर्ल्ड कप हुए, तो उन 2 वर्ल्ड कप के बीच किस तरह से टीमों ने बदलाव किए अपनी स्ट्रैटेजी में। भाई आप ऐसे समझिए, एक समय आया कि कहा गया साहब लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। फिर एक समय आया जब मेकशिफ्ट ओपनर्स जो नंबर 5 या नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते थे उनसे वर्ल्ड कप में ओपनिंग कराएगी। फिर एक समय आया, आपने कहा कि साहब पिच हिटर्स आएंगे, रोमेश कालू वितरना, सना जयसूर्या की तरह के बल्लेबाज आएंगे जो पहली गेंद से जाके अटैक करना शुरू कर देंगे, जब फील्डर्स जो है वो बाउंड्री में उसके 30 गज के दायरे के भीतर रहते हैं। तो कुल मिलाजुलाकर उस स्ट्रैटेजी को पकड़ने की कोशिश की, हर एक दशक में आए बदलाव को पकड़ने की कोशिश की, उस दशक के बड़े ओपनर्स को पकड़ने की कोशिश की, और फिर हर एक दशक की शुरुआत में उस दशक के बड़े खिलाड़ी से रिक्वेस्ट की कि भाई आप बताइए कि आपके लिए ओपनिंग क्या है। तो उसके लिए हमने ऑस्ट्रेलिया के, चाहे वो डेविड बूल से लेकर आप आ जाए जस्टिन लैंगर, मैथ्यू हिडन, शेन वॉटसन, इस तरह के खिलाड़ियों से बात की। भारतीय टीम में आप आ जाए तो मतलब सचिन तेंदुलकर तो है, सौरभ गांगुली से बात की, कृष्णमाचारी श्रीकांत को समझने की कोशिश की, गौतम गंभीर से जाना कि भाई उनके लिए ओपनिंग क्या है। ऐसे ही पाकिस्तान के खिलाड़ियों से बात की, इंग्लैंड के खिलाड़ियों से बात की, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों से बात की। और इसमें एक आदमी का नाम लेना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका नाम नहीं लूंगा तो मतलब बड़ा मुझे गिल्ट होगा। कमर भाई हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, पैदाइश इंडिया की है हालांकि उनकी। कमर भाई ने इस किताब में, आप यूं समझिए, सबूत की एक तरीके से बड़े भाई का रोल अदा किया। मैंने उनसे कहा कि मुझे आपके दशक के कुछ खिलाड़ियों से राय चाहिए, क्योंकि मैं उनको नहीं जानता हूं, मैंने उनको देखा नहीं है खेलते हुए, मैंने उनको कवर नहीं किया है, उनसे मेरी मुलाकात भी संभव नहीं है। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे सिर्फ बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए और सवाल लिख के भेज दो, मैं तुम्हें दिला दूंगा। उन्होंने मुझे मतलब 60 और 70 के दशक के खिलाड़ियों से बातचीत करके उनके जो कोट थे वो कोट दिलाए। तो कई बार आपके आइडियाज कहने लोगों को पसंद आ जाते हैं, कई बार आपका जो व्यवहार होता है वो पसंद आ जाता है। और कमल भाई का वैसे भी, जब हम पाकिस्तान जाते थे, या वो काफी समय लंदन में रहते हैं, तो जब हम क्रिकेट कवर करने लंदन जाते थे तो वहां भी उनसे मुलाकात होती थी। बड़े मोहब्बती इंसान है, बड़े एक्सपीरियंस्ड आदमी है। अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो मतलब तमाम किताबें उनके ऊपर लिखी गई हैं, मतलब उन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो तो छोड़ दीजिए, तो उन्होंने बड़ी मदद की इस किताब के लिए। तो इसलिए वो एक तस्वीर बन पाई कि हाँ, एक 60 के दशक का ओपनर, एक 70 के दशक का ओपनर, या एक 80 के दशक का ओपनर, और एक 2010 या 2020 के ओपनर में ओपनर को लेकर जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे चेंज होती है, तो वो आपको इस किताब में पढ़ने को मिल जाएगी। कह सकते हैं तमाम मतलब दुनिया भर के जो बल्लेबाज हैं उसका जिक्र आपने इसमें
किया है, बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। जो मतलब कि हम देख नहीं सकते थे, पढ़ के उस चीज को इमेजिन कर सकते हैं किस तरह से मैच होते थे, क्या है सब, क्या उनके थॉट्स प्रोसेस क्या थे, किस तरह से वो खेलते थे, वो सब आपने इसमें ला दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप सोचिए जेफरी बायकॉट साहब इतने बड़े ओपनर रहे, कैंसर से जूझ रहे हैं, दूसरी बार उनका अभी कैंसर का ट्रीटमेंट था, सर्जरी हुई। मुझे लग रहा था कि मेरी किताब अधूरी है अगर उनसे मैं बात ना कर पाऊँ। और मैं कमर भाई की तरह ही मुझे लगता है उनकी बेटी है एमा, थोड़ा सा मैंने ढूंढा यहाँ वहाँ। आजकल अच्छी बात है कि सोशल मीडिया की वजह से आपको लोगों तक पहुंचने का जरिया बन गया है। वो तो कनेक्ट किया उनसे, उनको मैंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे विषय पर एक किताब कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ आपके परिवार के लिए मुश्किल समय है। और होता है आपके परिवार में अगर कोई कैंसर से लड़ रहा है तो उस वक्त किताब या फिर इंटरव्यू ये सब प्रायोरिटी में रह नहीं जाता है। उस वक्त सब लोग एक साथ रहना चाहते हैं कि हाँ हम अपना अच्छा समय साथ में बिताएं। लेकिन मैं बहुत बहुत मतलब आभारी हूँ कि उन्होंने जब विषय सुना, मैंने उन्हें बताया कि हाँ इन लोगों ने मेरी किताब के लिए अपना कोट लिखाया है, बयान लिखाया है, उनका मैं पूरा प्रयास करूंगी। और उन्होंने मुझे मुश्किल से मुझे लगता है शायद 48 घंटे या 50 घंटे के भीतर अपने पिता से बात करके मुझे एक स्टेटमेंट उनका भेजा, जिसको मैंने इस किताब में शामिल भी किया है। तो वही मैंने कहा कि ओपनर्स पर उस तरह से एक मुकम्मल काम जो है हुआ नहीं था कि आप एक किताब उठाएं और आपको उस किताब में इतना कुछ मिल जाए ओपनिंग को लेकर। वर्ल्ड क्रिकेट की, भारत की बात नहीं है यहाँ पर सिर्फ, यहाँ मैं वर्ल्ड क्रिकेट के 150 साल के इतिहास की बात कर रहा हूँ। तो एक तरीके से एक मुकम्मल किताब बन गई जिसमें अब आप उठाएंगे तो आपको वो जो पहला टेस्ट मैच खेला गया जिसमें पहली बार ओपनर ने शतक लगाया से लेके, और आपको उस 2024 T20 वर्ल्ड कप के विराट कोहली के फाइनल के उस इनिंग का भी जिक्र मिल जाएगा एज एन ओपनर, जिसकी बदौलत हम वर्ल्ड चैंपियन बने थे। बिल्कुल सर, एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है, जब भूमिका की बात हो रही थी तो अगर देखा जाए तो वक्त के साथ साथ ओपनर्स की भूमिका भी बदली है। ओपनिंग बैटिंग जो है वो इतनी ही मुश्किल है जितनी 70 और 80 के दशक में थी। मुश्किल कह ले, देखिए मुश्किल इस लिहाज से नहीं है क्योंकि अब पिचेस थोड़ी सी बल्लेबाजों को ज्यादा फेवर करती हैं। अब जो क्रिकेट को दुनिया भर में संचालित करने वाली संस्था है आईसीसी, वो भी ये जानती है कि कोई आदमी, आप या मैं या कोई भी हमारे आस पड़ोस का आदमी जब क्रिकेट देखने जाता है तो उसकी पहली प्रायोरिटी होती है कि साहब एक ओवर में 4 छक्के देखने को मिल जाए। वो कभी नहीं चाहता कि एक ओवर में उसको बड़ी शानदार एक आउटस्विंग देखने को मिले या एक इन स्विंग देखने को मिले या एक अच्छी यॉर्कर देखने को मिले। बहुत कम लोग होते हैं जो बॉलर्स को अप्रिशिएट करने के लिए जाते हैं। तो इसलिए क्रिकेट में हाँ बल्लेबाजों के लिए सहूलियत बढ़ी है शॉट्स खेलने के लिहाज से, नियमों के लिहाज से। लेकिन ओपनिंग थी चैलेंजिंग पहले भी, ओपनिंग है चैलेंजिंग आज भी, क्योंकि अब जिस तरह से गेंदबाजों की रफ्तार है, जिस तरह से आपको जाकर वहां पर और मुझे लगता है कि शायद मतलब विषय से थोड़ा सा आप अगर हटेंगे ना, 70 में या 80 में या 90 में सोशल मीडिया नहीं था। अब तो वो सोशल मीडिया का प्रेशर भी है ना। अब तो अगर आप मान लेते हैं आउट हो जाते हैं जल्दी तो आपके मीम बनने लगते हैं, आपको लोग ट्रोल करने लगते हैं, जो शब्द नए नए आ गए। तो इसलिए मुझे लगता है हाँ कुछ मायनों में तकनीकी तौर पर आसान हुआ है, लेकिन हाँ उसी समय एट द सेम टाइम कुछ मामलों में चुनौतियां बढ़ी भी हुई हैं। तो कुल मिला जुलाकर अगर हम एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें कि क्या ओपनिंग आसान हुई है, मैं कहूंगा नहीं, ओपनिंग आसान नहीं हुई है। ओपनिंग जैसे थी वैसे ही है, लेकिन अब जो खिलाड़ी है वो उनका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है। अब जैसे रोहित शर्मा है, वो ओपनिंग को परिभाषित करते हैं तो कहते हैं कि मेरे लिए तो अच्छा है क्योंकि मुझे पता है कि मैं ओपन करने जा रहा हूं तो मुझे किसके साथ बैटिंग करनी है। अगर मैं मिडिल ऑर्डर में खेल रहा हूं मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ में कौन बल्लेबाजी कर रहा होगा, तो मुझे पता है कि मेरे साथ कौन बल्लेबाजी कर रहा है। फिर वो कहते हैं मुझे पता है कि कौन सा खिलाड़ी मुझे गेंदबाजी करेगा, क्योंकि आप ओपनर है तो आप विरोधी टीम का जो बेस्ट बॉलर है वही तो आ रहा होगा ना। फिर उनका कहना है फील्ड प्लेसमेंट ऑलमोस्ट मुझे पता है, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली टेस्ट में अलग होगा, वनडे में अलग होगा, T20 में अलग होगा फील्ड प्लेसमेंट, लेकिन मोटे तौर पर पता है कि हाँ स्लिप होगी, एक लॉन्ग ऑन होगा, एक लॉन्ग ऑफ होगा, एक पॉइंट होगा या एक फाइन लेग होगा, इस तरह की पोजीशन मेरे दिमाग में। फिर मुझे ये पता है कि ये गेंद जो आ रही है रिवर्स स्विंग नहीं करेगी, ठीक है, ये स्विंग तो करेगी लेकिन रिवर्स स्विंग नहीं करेगी। लेकिन अगर मैं मिडिल ऑर्डर में आ रहा होता तो गेंद स्विंग भी कर रही होती है और रिवर्स स्विंग भी कर रही होती है। तो जब मुझे पता है रिवर्स स्विंग नहीं करेगी तो मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं है। तो ये बदलाव आया कि वो जो ओपनिंग को लेकर एक उसकी चुनौती या उसकी जटिलता या कॉम्प्लिकेशंस को लेके बल्लेबाज थोड़ा सा उसके मन में शंकाएं होती थी, वो शंकाएं अब दूर भी हो रही है। अब बल्लेबाज थोड़ा खुल के जाता है कि मुझे ड्रेसिंग रूम में बैठ के इंतजार नहीं करना यार, मैं तो जाऊंगा और मैं अपने हिसाब से गेम को सेट करूंगा। और फिर सचिन को कोट करूंगा जिन्होंने कहा कि एक ही चीज बड़ी अच्छी है, आपको पता होता है आपको शून्य से शुरू करना है और आप ही को मैच में अपनी टीम के लिए
एक तरीके से नींव रखनी है। तो अब थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है, ये समझ में आता है मुझे। जैसे आपने जिक्र किया, बहुत सारे लोगों का आपने इसमें जिक्र किया और एक अरसा हो गया आपको क्रिकेट कवर करते हुए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आपको कोई ओपनर चुनना हो जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो और क्रिकेट की दुनिया में उसको सबसे ज्यादा मतलब कि आपके खेल से मुतासिर किया हो, तो वो कौन होगा और क्यों होगा? देखिए, बड़ा मुश्किल सवाल है ऑनेस्टली, क्योंकि अगर मैंने ही किताब लिखी है, मैंने ही कम से कम 100 खिलाड़ियों का इसमें जिक्र किया है, तो मेरे लिए चुनना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर आपके सवाल को जवाब देना हो, तो चूंकि मैंने 2 लोग को ये किताब समर्पित की है, वही 2 लोग हैं, मतलब सुनील गावस्कर साहब और सचिन तेंदुलकर। क्यों? क्योंकि भारतीय क्रिकेट की दुनिया में जो पहचान बनी, उस पहचान में इन दोनों खिलाड़ियों का बहुत योगदान है। दोनों मुंबई से आते हैं। सचिन जिस तरह से उनको रेस्पेक्ट करते हैं, वो आप एक पिता की तरह उनको रेस्पेक्ट करते हैं। सनी भाई का भी जो थॉट प्रोसेस है, एक किस्सा आपको बताता हूँ। एक बार की बात है, आईपीएल हो रहा था साउथ अफ्रीका में, 2009 की बात है। 2009 में भारत में आम चुनाव थे और सरकार ने कहा कि हम मैचेस को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, तो 2009 में आईपीएल साउथ अफ्रीका में हुआ। एक मैच चल रहा था, शिखर धवन तब मुंबई की टीम से खेलते थे, सचिन तेंदुलकर और शिखर धवन बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान में कुत्ता आ गया। अब कुत्ता आ गया तो खेल रुक गया। इस तरह की घटनाएं हिंदुस्तान में होती हैं और इसको लेकर बड़ा मजाक बनता था हिंदुस्तान के मैदानों का, वहां के मैनेजमेंट का। तो वहां पर बल्कि कमेंट्री के दौरान वहां पर जो हिंदी के मतलब इंग्लिश के हिंदी हिंदी मतलब इंडिया के कमेंटेटर्स जो अंग्रेजी में कमेंट्री कर रहे थे, वो लोग मौज मस्ती भी कर रहे थे कि अब तुम लोग कुछ नहीं कहोगे, अब तुम्हारे मैदान में जब कुत्ता आ गया है तो तुमको तुम्हारे मुंह से नहीं बोल निकल रहा है। ये इंडिया में हुआ होता तो अभी तुम लोग सच्चाई कर रहे हो, तो अभी ये सब चल रहा है। गावस्कर साहब जो है, उनका समय कमेंट्री का नहीं है, तो वो कमेंट्री बॉक्स से बाहर खड़े हुए, मैं उनके साथ था, मेरे 1-2 और दोस्त उनके साथ थे, और ऐसे उन्होंने ग्राउंड की तरफ देखा और कहा कि व्हाट अ क्वालिटी टाइम शिखर धवन इज हैविंग विद मास्टर। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे लगा कि ये बात क्या कर रहे हैं, यहाँ खेल रुका हुआ है, कुत्ता मैदान में है, ग्राउंड में क्रीज पर सचिन तेंदुलकर और शिखर धवन खड़े हुए हैं, ये कैसा क्वालिटी टाइम है, मतलब ये कैसा अच्छा समय हो सकता है किसी के लिए, और क्यों अच्छा हो सकता है। तो बड़ा क्यूरियोसिटी से मैंने देखा, मैंने कहा सर कैसे? उन्होंने कहा देखो ये बताओ कि खेल रुका हुआ है। मैंने कहा बोले सचिन तेंदुलकर ग्राउंड में मौजूद है। हाँ। शिखर धवन के लिए वो कितना बड़ा खिलाड़ी है। मैंने कहा बोले शिखर धवन इस वक्त उससे क्या बात कर सकता है, भाई अपने परिवार की बात तो करेगा नहीं। क्रिकेट के मैदान में ड्रेसिंग रूम में आप भले कह सकते हैं कि भाई मुझे मेरे फैमिली में ये इशू है या वो इशू है, लेकिन क्रिकेट के मैदान में 50,000 दर्शक के बीच आप क्रिकेट की बात ही करेंगे। जी बिल्कुल। तो इस वक्त शिखर धवन सचिन तेंदुलकर से इतना कुछ सीख सकता है जो वो 10 साल में नहीं सीख सकता। वो अगर इस वक्त सचिन से कोई सवाल पूछेगा कि भाई मुझे ये कवर ड्राइव मारने में दिक्कत आ रही है या मुझे ये पुल मारने में दिक्कत आ रही है या कट मारने में दिक्कत आ रही है, सचिन उसको जो बताएंगे वो 10 साल में नहीं बता सकता। तो मुझे समझ में आया कि हम कुत्ता देख रहे हैं, हम रुका हुआ मैच देख रहे हैं, हम सचिन तेंदुलकर और शिखर धवन को बीच में खड़े हुए देख रहे हैं, गावस्कर साहब कुछ और ही देख रहे हैं। तो ये नजरिया जो होता है, सोच, ये जो दिमाग, परसेप्शन, ये सब कुछ तो लगा कि हाँ नहीं, इसीलिए ग्रेट, इसीलिए वो लोग जो है वो एक अलग दुनिया के खिलाड़ी हैं। और फिर आपको जानकर ताज्जुब होगा सबूर, ये मैंने कहीं इस किताब का हिस्सा तो नहीं है, शायद हो भी, सचिन तेंदुलकर 100 शतक लगाएंगे, ये बात सचिन तेंदुलकर ने कभी सोची तक नहीं थी। ये कहा किसने सबसे पहले? सुनील गावस्कर ने। हम ये साउथ अफ्रीका की ही बात है, उसी दौरे की बात है। सुनील गावस्कर एक अवार्ड सेरेमनी से बाहर आए, उन्होंने अपनी जब बाइट दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि कोई डाउट नहीं है, मुझे लगता है कि वो 100 शतक भी बना सकता है। मेरे समेत वहां जो उस वक्त 25-30 जर्नलिस्ट थे इंडियन मीडिया से, किसी को विश्वास नहीं था। 100 शतक मतलब बहुत बड़ी चीज होती है भाई, नहीं बन रहा है ना किसी से। विराट कोहली भी 80 के आसपास जाके अभी रुके हुए और नहीं पहुंच पाएंगे, मुझे नहीं लगता आप पहुंच पाएंगे। तो सचिन आए उसके उसी अवार्ड सेरेमनी में थोड़ी देर बाद, तो हम लोगों ने जाके कहा कि ऐसे ऐसे गावस्कर कह के गए। सचिन तेंदुलकर खुद जो है वो चौंक गए, उनको लगा कि 100 शतक, ये तो मेरे जहन में कभी नहीं आया था कि मैं 100 शतक लगा लूंगा। तो उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप एक इस पे बाइट दे दीजिए। उनके मैं क्या ही बोलूंगा भाई, ये तो गावस्कर साहब कह रहे हैं ना कि मैं बना सकता हूं, मैं इस पे क्या बोलूंगा। फिर हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि नहीं आप कुछ तो बोलिए, आपके लिए अगर उन्होंने कहा है तो फिर वो तैयार हुए। उन्होंने 40-50 सेकंड का बाइट दिया, इसमें उन्होंने कहा कि भाई ये गावस्कर साहब सोचते हैं मैं बड़ा हम्बल्ड हूँ, कि मतलब मेरे लिए वो इतना बड़ा कुछ सोचते हैं, और देखें कैसे देखिए हुआ वो 100 शतक। तो कई बार हम किसी व्यक्ति की सोच,
किसी व्यक्ति के नजरिए को जब एनालिसिस करते हैं तब समझ में आता है कि वो कितनी बड़ी बात कह रहा था और वो कब कह रहा था। 10 साल बाद या 5 साल बाद शायद उसको, आज तो आपके पास पता है कि सचिन तेंदुलकर ने 100 शतक लगाए हैं, तो आप कह सकते हैं। आपको मानकर आपको मतलब ताज्जुब होगा जब वनडे क्रिकेट में पहला 200 लगा। मैं वो मैच कवर कर रहा था, ग्वालियर में मैच था। अपने करियर का पहला मैच कवर कर रही थी एक लड़की, राधिका नाम था उसका, मुझे अच्छे से याद है। जैसे ही सचिन 125 रन के आसपास पहुंचे, उसने कहा सर डबल सेंचुरी तो नहीं हो जाएगी। अच्छा, हम लोग सचिन को 125, 130, 140, 150, 160 तक जाते कितनी बार देख चुके थे, और वनडे क्रिकेट में 200 रन बन जाएंगे। हम लोगों ने कहा नहीं नहीं यार, ऐसा होता है बैठे। फिर भाई साहब थोड़ी देर बाद आई 140, सर अब तो नहीं बन जाएंगे। नहीं 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 बन रहे, जाओ। 160, सर अब तो नहीं बन जाएंगे। नहीं नहीं जाओ। 180, सर अब तो बन जाएंगे। अरे नहीं बनते यार, 200 रन बहुत होते, क्योंकि हम लोग ये माने बैठे थे कि हो ही नहीं सकता, और अभी या तो आउट हो जाएंगे या ओवर खत्म हो जाएगा। और देखिए 200 हो गया, तो अब ये लगता है कि हम जो उस वक्त 10 साल से ज्यादा क्रिकेट कवर कर चुके थे, हमें नहीं दिखाई दिया। उस बच्ची को दिखा, उसको लगा कि शायद हो सकता है आज हो जाए, और हो गया। तो हम कई बार अलग अलग वजहों से शायद उन चीजों को नहीं देख पाते हैं या उस नजरिए को नहीं पकड़ पाते हैं जो कोई और हमसे बेहतर पकड़ता है। तो गावस्कर साहब की सोच या सचिन तेंदुलकर की जो सोच रही है ओपनिंग को लेकर, क्रिकेट मैच को लेकर, टीम को लेकर, किसी खिलाड़ी को लेकर, वो शायद बहुत प्रभावित करती है मुझे पर्सनली। दोनों ही मेरे बड़े फेवरेट हैं। दोनों ही उन खिलाड़ियों में जिनके जिनके ऑटोग्राफ मैंने खुद खड़े होके लिए हैं। और बड़े बड़े मतलब आप ऐसे समझिए कि 20 साल क्रिकेट कवर करते हो गए तो सारे टेस्ट प्लेइंग नेशन घूम लिए, किताबें लिख ली, क्रिकेट पर तीसरी किताब हो गई। और कोई खिलाड़ी ऐसा बचा नहीं होगा मेरी जनरेशन का जिससे मिले ना हो। लेकिन हाँ, सचिन और सुनील गावस्कर साहब, इन दो लोगों से मिलने के बाद ना उस दिन लगता है कि हाँ यार, आज कुछ जो है बड़ा काम किया है। तो इसलिए उन्हीं लोग को समर्पित किया, और वो दोनों मेरे फेवरेट रहेंगे। मेरे लिए ही नहीं, मेरी पीढ़ी में, मतलब 70 के दशक में जो भी हिंदुस्तान में क्राउड आया, पैदा हुआ, जिसने क्रिकेट फॉलो किए, वो इन दोनों को जरूर फॉलो करता है। आज मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि एक खुशनसीब इंसान के साथ में बैठा हूँ, जिसने इतना साल, इतना अरसा उसके मतलब कि एक क्रिकेट की दुनिया को देखा है और ऐसे महान हस्तियों से मिले हैं। हाँ बिल्कुल, ये मतलब किस्मत रही, मेरे अपने सीनियर्स रहे ऑफिस के जिन्होंने ये मौका दिया। और कुछ चीजें तो किस्मत में भी आदमी लिखवा के लाता है। और फिर अब अगर मैं अपने दोस्तों से मजे लूं जो क्रिकेट मैच के टिकट खरीद के जाते हैं, कई बार उनको टिकट मिलता भी नहीं है, और कई बार भाई आप जिस देश में उसी देश में जाकर तो देखेंगे। तो हमने तो अपने ऑफिस के खर्च पर जाके मैचेस देखे हैं पूरी दुनिया में, और उन जगहों पर जाकर देखे हैं जहां पर जाना लोग मतलब नहीं सोच सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सारे जितने भी स्टेडियम्स हैं ऐतिहासिक, आप पाकिस्तान चले जाएं जहां जाना अलग वजहों से मुश्किल है। फिर ओलंपिक्स कवर करने का मौका मिला, तो ये कह सकते हैं हाँ, कुछ किस्मत थी, कुछ अपनी मेहनत थी, और कुछ जितने भी हमारे सीनियर्स थे जिन्होंने कहा कि नहीं करो, अच्छा कर लो। और कुल मिला कर देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप कितना न्याय कर रहे हैं किसी चीज के साथ। अगर मुझे कहा गया, जैसे थोड़ी देर पहले विराट कोहली पे हम बात कर रहे थे, जब मुझसे कहा गया कि आप स्पोर्ट्स कवर कीजिए, तो मुझे भी लगा कि शायद मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनूंगा। मेरा लिखने पढ़ने में शौक था, लेकिन किया, और फिर किया तो उसको जिया भी, उसके लिए मेहनत की, उसके लिए रेफरेंसेस ढूंढे। दुनिया के किसी भी मैदान में बड़े दावे से कह सकता हूँ कि जब मैंने मैच कवर किया तो मैं कभी भी लेट नहीं पहुंचा। चाहे मैं पर्थ में मैच कवर कर रहा हूँ, चाहे मैं मुल्तान में कवर कर रहा हूँ, चाहे मैं कोलकाता में कवर कर रहा हूँ, और चाहे मैं लॉर्ड्स में कवर कर रहा हूँ। मैंने नियम बनाया कि नहीं, मुझे मैच शुरू होने से 10 मिनट पहले वहां पहुंचना है, ताकि मैं व्यवस्थित तरीके से जाकर मैच देख सकूं, जिसके लिए लोग हाथ मलते हैं कि उनको मैच देखने को मिल जाए। लॉर्ड्स के उस ऐतिहासिक मैदान में कितने लोग हैं जो मैच जाके देख पाते हैं। लेकिन अगर मुझे ये मौका मिला है, ईश्वर ने दिया है, ऊपर ने दिया है, तो मैं उसके साथ न्याय करूं। तो शायद उस मेहनत का ही असर है कि चीजें ठीक चलती रही, अभी भी ठीक चल रही। वक्त की नजाकत को देखते हुए मैं हल्का सा आपसे पूछूंगा, इस किताब को लिखने में कितना वक्त लगा और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और अब ये पब्लिश हो चुकी है जी। और जो दर्शक देख रहे हैं आपको कहाँ से खरीद सकते हैं, और इसके बाद अब जहन में कुछ ना कुछ आया और नेक्स्ट किताब कौन सी हमें पढ़ने के लिए मिलेगी? क्रिकेट पे मिलेगी किताब अगली भी, और विषय अभी बताना ठीक नहीं होगा क्योंकि अभी प्रपोजल भी नहीं बना है। लेकिन हाँ, मेरे जहन में सब कुछ तैयार है। इतना आपको हिंट कर सकता हूँ कि ऐसे ही कुछ 150 साल के इतिहास पर कहानी होगी, और किसी एक चीज को होगी। यहाँ पर ओपनर्स को पकड़ के काम किया है, अभी एक और विषय जिस पर काम करूंगा। किताब अमेजोन पर उपलब्ध है,
और तमाम जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ऑनलाइन के वहां पे उपलब्ध है। और जहां तक कितना समय लगा, 6 महीना लगा लगभग लिखने में, 6 महीने 7 महीने लिखने में लगे, क्योंकि वो 150 साल को समेटना थोड़ा मुश्किल था। और 75 मतलब 80 तक का जो समय था ना, 80 तक फिर भी चैलेंजिंग था क्योंकि मैंने देखा ही नहीं था। 77 मेरी पैदाइश है। 80 के बाद की क्रिकेट मतलब 90 के ऑनवर्ड्स तो आपकी चीजें जहन में थी, आपको सिर्फ उसको लिखना था, लेकिन उससे पहले की चीजों को लेकर रिसर्च करना, फिर इस बात का की चिंता करना, डर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इस बात की चिंता करना कि कहीं कुछ छूट ना जाए। जब आप एक विषय मुकम्मल तरीके से अप्रोच कर रहे हैं तो छूट ना जाए, उसके लिए जो मेहनत की उसमें थोड़ा वक्त लगा और 6 से 7 महीने लगा लिखने में। उसके बाद बाकी प्रक्रिया प्रकाशक के यहाँ जाना, फिर वहां से चीजों का डिजाइन होना, कवर डिजाइन होना। यंग जर्नलिस्ट हैं और जो क्रिकेट से लगाव रखते हैं, खेल प्रेमी हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, और खासकर उन लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आना चाहते हैं? अब दरअसल होता क्या है कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को जो है, लोगों को लगता है कि शायद मेहनत नहीं करनी पड़ती, बड़ा आसान काम है, क्रिकेट ही तो देखना है, मैच ही तो देखना है, गए मैच देखकर बता दिया कि फला ने टॉस जीता, फला ने पहले बल्लेबाजी की, फला हार गया, फला जीत गया। मैंने ये पाया कि अगर आपको एक अच्छा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना है, और इसमें मैं सिर्फ क्रिकेट को शामिल नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं ओलंपिक स्पोर्ट्स जो है उसको भी लेकर आऊंगा। अगर आपको एक अच्छा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना है तो आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना एक पॉलिटिकल रिपोर्टर करता है, या एक क्राइम रिपोर्टर करता है, या एक बिजनेस रिपोर्टर करता है। अपने विषय की समझ को लेकर आपको उतना ही चौकन्ना रहना होगा, उतना ही मुस्तैद रहना होगा जितना, फिर रिपीट करूंगा, एक बिजनेस रहता है या एक पॉलिटिकल रहता है रिपोर्टर। क्यों? क्योंकि जब तक आपको खेल के नियम कानून नहीं पता होंगे, जब तक आपको नहीं पता होगा कि हाँ मुक्केबाजी में क्या नियम है, या अगर कोई खिलाड़ी बैडमिंटन खेल रहा है तो वो क्या खेल रहा है, अगर कोई खिलाड़ी टेनिस खेल रहा है तो क्या खेल रहा है, मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, आज भी कोई मुझसे पूछे कि क्या आपको सारे खेलों के नियम पता है, तो ईमानदारी से कहूंगा नहीं, मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, मैंने ये प्रयास किया कि हिंदुस्तान में जितने खेल पॉपुलर हैं और जिन खेलों में भारत की भागीदारी है, या जिन खेलों में भारत की दावेदारी अच्छी हुई है, उन खेलों को मुझे बेहतर तरीके से समझना भी चाहिए ताकि मैं समझा सकूं। मेरा काम सिर्फ नतीजे को बताना नहीं है, नतीजा ही बताना है तो फिर तो कोई भी बता देगा पढ़ के, लेकिन मुझे समझाना भी है कि हाँ, अगर विराट कोहली की वो जो पारी थी फाइनल की, उस पारी के समय उनके ऊपर कितना दबाव रहा होगा, उसको समझाना मेरा काम है। तो एनालिसिस करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। मैं कहीं से आसान नहीं मानता हूँ, मतलब अगर कहीं से भी किसी को ये डाउट है तो मैं आसान नहीं मानता हूँ। और मैं ये भी कहूंगा कि एक डाउट और अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि अक्सर ये बड़ा भ्रम रहता है कि मैंने क्रिकेट खेली है इसलिए मैं बहुत अच्छा रिपोर्टर बन जाऊंगा। ये भी बड़ा भ्रम है। आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है इसका मतलब कतई नहीं है कि आप बहुत अच्छे क्रिकेट जर्नलिस्ट बन जाएंगे। एक क्रिकेट जर्नलिस्ट के लिए हाँ, एडिशनल फायदा जरूर होगा क्योंकि आपने क्रिकेट खेली है, आपको क्रिकेट की समझ है, लेकिन उस समझ को समझा पाना, ये वैसे ही है कि आप बहुत अच्छे बल्लेबाज है, इसके लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत अच्छे कोच बन जाएंगे। ठीक है, तो मेहनत करें और अपने विषय को गंभीरता से लें। और जो मैंने जिस चीज को एंजॉय किया कि जिस क्रिकेट के मैच को या ओलंपिक में 100 मीटर की रेस, दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले जो स्पोर्टिंग इवेंट होते हैं उनमें से एक इवेंट होता है 100 मीटर की रेस। मुझे 2 बार देखने को मिली बगैर एक भी पैसा खर्च किए, जिसके लिए लोग दुनिया भर का पैसा खर्चा करके दुनिया भर से जाके जमा होते हैं। मुझे बीजिंग में और मुझे लंदन ओलंपिक्स में, जब मैं 2 ओलंपिक्स मैंने कवर किए, दोनों में बाकायदा जाके मतलब यहाँ रेस हो रही है और यहाँ बैठ के देखने का मौका मिला। तो ये मौका इसीलिए मिला क्योंकि उन चीजों को गंभीरता से लिया मैंने और उन चीजों को किया। तो लगता है कि यही करें, इससे ज्यादा कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आसान नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना ख्याल जाहिर करने के लिए। ये थे मेरे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शिवेंद्र कुमार सिंह। सर ने बताया अपने एक दिलचस्प जिस तरह से उन्होंने ओलंपिक वर्ल्ड कप कवर की, और इस किताब में जो ओपनर्स की कहानी है 70 अगस्त के दक्षिण और 2024 की जो विराट कोहली की पारी की बात की, बहुत दिलचस्प कहानी है। अगर आप लोग अमेज़न और पेंगुइन इंडिया से इसको खरीद सकते हैं, वहां पर मौजूद है। इस तरह के इंटरेस्टिंग एपिसोड देखेंगे, देखते रहिए DNN 24। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।